मैं कॉलेज से घर वापस आई तो वो लोफर टाइप का लड़का आज भी मेरे गली के नुक्कड़ पर खड़ा हुआ था। फैशन के नाम पर उसकी ट्राउजर जगह जगह से फटी हुई थी। उस पर पीली रंग की टी शर्ट जो कि आधी उसके पेंट के अंदर थी आधी बाहर। पीला रंग का रेशमी रुमाल उसने अपने गले में बांध रखा था। होंठ पान खाने की वजह से लाल थे। मुंह में सिगरेट दबाए हुए मुझे देखकर उसने आंख मारी थी। मैंने फौरन गुस्से से अपनी नजरें बदल ली। माथे पर गुस्से से बल चढ़ाए थे और अपने कदम आगे बढ़ा लिए, लेकिन वह बड़ा ही ढीठ टाइप का लड़का था। कहने लगा, ओहो लड़की तो बड़ी आफत है और गुस्से में तो और भी कयामत लगती है। ये बात उसने अपने बराबर खड़े दूसरे लड़के के हाथ पर ताली मार कर कही थी। मेरा जी चाहा कि वापस पलटकर उसके मुंह पर खींचकर थप्पड़ दे मारूं, लेकिन ऐसे लोगों के मुंह लगना मुझे पसंद ही नहीं था। ये लड़का नया नया हमारे मोहल्ले में आया था। बहुत ही बदतमीज, बदलिहाज और लोफर टाइप का लड़का था। हर वक्त गली के नुक्कड़ पर खड़ा लड़कियों को परेशान करता रहता था। मैं तेज तेज कदम बढ़ाती हुई अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही मैंने अपने घर का दरवाजा खटखटाया, दरवाजा मेरी माँ ने ही खोला था। घर के अंदर आते हुए मैंने अपना बैग एक तरफ फेंका था। मेरे गुस्से को देखकर मेरी माँ कहने लगी कि आते ही तुम्हें क्या हो गया है। मैंने कहा, माँ ये जो मोहल्ले में नए लोग आए हैं उनका बेटा बहुत ही बदतमीज है। मेरी माँ कहने लगी है, तुम ध्यान मत दिया करो, तुम तो जानती हो हमारे घर में कोई भी मर्द नहीं है जो ऐसे लोगों से उलझ सके। मैं एक विधवा औरत हूँ, इसलिए कोशिश करो कि अपनी आंखें और कान बंद करके सीधा कॉलेज से घर आया करो। मेरी माँ मेरे गुस्से को अच्छी तरह जानती थी। मैं इस तरह की बदतमीजी को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वह मुझे एक कड़वी सच्चाई से रूबरू कराने लगी। मैं अपने कमरे में चली गई। उस दिन तो मैंने उस लड़के की बदतमीजी बर्दाश्त कर ली, लेकिन मैं नहीं जानती थी वह लड़का अपनी हद पार कर जाएगा। अब तो उसने जैसे तमाशा ही पकड़ लिया था। जब भी मैं कॉलेज से वापस आती वह मुझ पर कमेंट पास करने लगता, कभी मेरे साथ साथ चलने लगता। जब मैं उसे घूर कर देखती तो हंसने लगता। आज भी ऐसा ही हुआ था। जैसे ही मैं गली के अंदर दाखिल हुई वह मेरे साथ साथ चलने लगा। उसके साथ उसके 2 आवारा दोस्त भी थे। उनसे कहने लगा, बड़ा नखरा है भाई आजकल की खूबसूरत लड़कियों में। भगवान ने थोड़ा सा हुस्न क्या दे दिया है, लिफ्ट शिफ्ट ही नहीं करवाती, हर समय हरी मिर्च बनी रहती है। वैसे ऐसी हरी तीखी मिर्ची मुझे बड़ी पसंद है। जी चाहता है दांतों के नीचे रखकर चबा लूं, सारी तेजी निकल जाएगी। मेरे सब्र का पैमाना आज भर चुका था। मैं चलते चलते बीच गली में रुक गई। जैसे ही रुकी वह भी रुक गया। मैंने उसकी तरफ गुस्से से घूरा था, कहर भरी नजरें उस पर डाली। उसने एकदम सहम जाने का नाटक किया था, जैसे कि मुझे डर गया हो। कहने लगा, अरे भाई ये लड़की तो आंखों से गोली भी मारती है, मैं तो डर गया। ये कहते ही वह तीनों जोर जोर से हंसने लगे थे। मैंने कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें दूसरों की बहन बेटियों का पीछा करते हुए। कहने लगा, जरा तमीज से बात करो, ज्यादा हीरोइन मत बनो। यह मत समझो ये सड़क तुम्हारे बाप की है, मेरी मर्जी, मैं जहां चाहे जाऊं। तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूं? ये कहकर उसने मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश की थी। फिर हंसते हुए अपने दोस्त के हाथ पर ताली दे मारी। फिर मेरे करीब होकर कहने लगा, वैसे अगर मैं तुम्हारा पीछा करूं तो तुम मेरा क्या कर लोगी? तुम एकदम तीखी हरी मिर्च हो और मुझे तो तीखी चीज बड़ी ही पसंद आती है। ये कहकर उसने मेरे गाल पर झूलती लटकनों को अपनी उंगली से पीछे किया था। उसकी यह हरकत पर मैं गुस्से के मारे लाल हो गई थी। मैंने चीखकर एक थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। उसे शायद मुझसे इस बात की उम्मीद न थी। वह मुझे हक्का बक्का देखने लगा। मैंने कहा, अगर आइंदा मेरा पीछा करने की या मुझे टच करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। कहने लगा, यह अच्छा नहीं किया तुमने, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मैंने कहा, अभी पड़ोसियों को इकट्ठा करवा कर तुम्हारी वह मार पड़वाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगे। ये कहकर मैं आगे बढ़ गई। वह वहीं खड़ा अपने गाल पर हाथ रख मुझे गुस्से से देखने लगा।
मैंने पलट कर भी उसकी तरफ नहीं देखा और अपने घर आ गई कि अब वह लड़का मेरे साथ बदतमीजी नहीं करेगा, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि अगला दिन मुझ पर कयामत बनकर गुजरने वाला है। अगले दिन जैसे ही मैं बस से उतरी वह मेनन रोड पर खड़ा था, काफी गुस्से में था। वहां से मैं अपनी गली की तरफ मुड़ी थी। हमारी गली में लोगों का आना जाना जरा कम होता था, लेकिन मैं मेन रोड पर ज्यादा भीड़ भाड़ होती थी क्योंकि बस और गाड़ियां वहां से गुजरती थी। छोटा सा एक बाजार भी था, इसलिए लोगों की बहुत भीड़ रहती थी। मैं बस से उतरी ही थी कि वह अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल मेरे बराबर चलने लगा। आज बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। मैंने उसे नजरअंदाज करना चाहा, लेकिन उसने मुझे बाजू से पकड़ लिया और मुझे बिल्कुल अपने करीब कर लिया। उसे तो लोगों की भीड़ का भी एहसास नहीं था। लोगों ने जब ये देखा तो हैरान हो गए। होश तो मेरे भी उड़ गए थे। मैं अभी कुछ भी समझ नहीं पाई थी कि यह सब हुआ क्या है, कि उसने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और मेरी कनपटी पर रखी। मुझे लगा जैसे मैं अपना अगला सांस लेना भूल गई हूँ। मैं क्या, वहां मौजूद हर आदमी ही उसे हैरत से देखने लगा था। इससे पहले कोई आगे बढ़ता उसने कहा, खबरदार, जो तुम में से कोई भी आदमी मेरे पास भी आया, यह मेरा और इस लड़की का पर्सनल मामला है। ये कहकर वह मुझे कहने लगा, थप्पड़ मारा था ना तुमने मेरे मुंह पर, आज मैं बीच बाजार में तुम्हारे साथ वह करूंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगी। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे उस थप्पड़ का वह इस तरह बदला दे सकता है। उसने मेरा बाजू छोड़ दिया, कहने लगा, चलो घुटनों के बल बैठकर सबके सामने मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगो, वरना मैं सबके सामने तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा। वह बड़े गुस्से से बोल रहा था। सब लोग वहां पर ये तमाशा देखने लगे। वहां मौजूद मनचले लोफरों के जुमलेबाजी भी शुरू हो गए थी। मुझे आवाज आ रही थी, कोई कह रहा था, आज तो फिल्मी सीन देखने को मिलेगा। बहुत से लड़के वहां तमाशा देखने के इंतजार में खड़े थे। मेरी तो दिल की धड़कन ही रुक गई थी। मैं अपनी यह जग हंसाई नहीं चाहती थी और ना ही अपनी बर्बादी, लेकिन मेरे पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं था। जिल्लत और रुसवाई का सोचकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था। वह कहने लगा, माफी मांग रही हो या फाऊं तुम्हारा कपड़ा। ये सुनकर मेरा दिल दहला था और फिर उसने एक पल भी नहीं लगाया था मेरे शरीर से कपड़ा फाड़ कर फेंकने लगा था। मैं ऐसी हो गई थी जैसे बीच सड़क पर बिना कपड़ों के खड़ी हूँ। मैंने अपने दोनों हाथों से खुद को छुपाने की नाकाम कोशिश की थी। कहने लगा, अगर अब भी तुमने माफी मांगने में देर लगाई तो एक एक करके सारे कपड़े। इससे पहले कि वह कुछ और करता, मैंने अपने कांपते हुए हाथ उस आदमी के सामने जोड़ दिए। हजार बर्दाश्त के बावजूद मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा कि मुझे माफ कर दो। मेरा ये कहना था कि उसने वह पिस्टल मुझसे पीछे कर दी। मुझे मरने का डर नहीं था, लेकिन जो जिल्लत मुझे माफी ना मांगने पर मिलती उसका डर था कि कहीं वह सबके सामने मेरी इज्जत ना उतार दे। अगर वह मेरे साथ कुछ भी बदतमीजी करता तो मैं किसी को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहती। वह जिस कदर गुस्से में था, मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। मुझे अपनी माँ की याद आने लगी कि भौंकते हुए कुत्तों को देखकर नजरअंदाज करके गुजर जाना चाहिए, कभी भी उन्हें आगे से जवाब नहीं देना चाहिए, वरना वह काटने से बाज नहीं आता। मेरे साथ भी यही हुआ था। सारे मोहल्ले में मेरी आज रुसवा हुई थी। मेरा तमाशा सा लग गया था, लेकिन वह लड़का मुस्कुरा रहा था, उसकी आंखों में जीत की चमक थी। मेरा जी चाह रहा था जमीन फटे और मैं उसके अंदर समा जाऊं। जब मैं वापस अपने घर आ रही थी तो बेतहस रो रही थी। अपने घर का दरवाजा खटखटाते हुए मेरे हाथ अभी कांप रहे थे। मेरी माँ ने दरवाजा खोला। मुझे यूं रोता देखकर वह वजह पूछने लगी। मैं उनके साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी माँ मुझे यूं रोता देखकर परेशान हो गई, मुझसे कहने लगी कि क्या हुआ है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मेरी माँ ने मेरे कमरे का दरवाजा बजाया, लेकिन जो जिल्लत मैंने देखी थी वह एक दिन की ना थी। अब मैं जब भी कॉलेज जाती लोग मेरा मजाक उड़ाती नजरों से स्वागत करेंगे, मुझ पर जुमले कसेंगे कि मैं कैसे आवारा बदतमीज लड़के से हाथ जोड़कर माफी मांगी थी।
मुझे लगा अगर मैं जिंदा रही तो रोज अपनी जिल्लत को देखकर मौत का मजा चाहूंगी। इससे अच्छा है कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं। मैं बेड पर खड़ी हो गई, अपना दुपट्टा गले से उतार कर पंखे पर डाला और कमरे में मौजूद छोटी सी टेबल उठाए और बेड पर रखकर उस पर खड़ी हो गई। दुपट्टा अपने गले में बांधने लगी। मेरी माँ बाहर दरवाजा बजा जा रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं अपने आप को खत्म कर देना चाहती थी। मैं ये जिल्लत भरी जिंदगी जीना नहीं चाहती थी। मेरी माँ ने खिड़की से शायद मुझे ये करते हुए देख लिया था। वह बाहर से चीखने चिल्लाने लगी, कहने लगी, दरवाजा खोलो, तुम्हें हुआ क्या है? मैं क्या बताती, मैंने कौन सी जिल्लत बर्दाश्त की है। अपने पाँव से मैंने स्टूल पीछे किया। मेरा गला दुपट्टे से दब चुका था। मेरे पैर हवा में लहरा रहे थे। मेरा सांस घुटने लगा था। मेरे हाथ पैर बुरी तरह मचलने लगे थे। मेरी आंखें पूरी की पूरी बाहर आने लगी थी। मैं अब झटपटाने लगी थी। जैसे ही मेरे गले पर दुपट्टे की पकड़ मजबूत होने लगी थी, मैं बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी कि अचानक से मेरे कमरे का दरवाजा खुला था। सामने मोहल्ले के लोग खड़े थे। मेरी माँ मुझे देखकर जोर जोर से चिल्ला रही थी। पड़ोस की औरतों ने फौरन से मुझे पाँव से पकड़कर सहारा दिया था, लेकिन मैं अपने होश खो बैठी थी। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मेरी माँ मेरे सामने रोए जा रही थी। मुझे अपनी जिंदा बच जाने पर अफसोस था। एक लेडी डॉक्टर भी मेरे पास आ गई, कहने लगी, यह क्या गलती कर रही तुम लड़की, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? फिर कहने लगी, क्यों हराम की मौत मरने जा रही थी? तुम्हें पता भी है जिंदगी कितनी कीमती होती है? यह उन लोगों से पूछो जो अपनी जिंदगी के लिए कैसे तड़प रहे होते हैं। खुदकुशी की वजह क्या थी? मैंने कहा, इज्जत। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। ये कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने सारी बात डॉक्टर को बताई तो वह अफसोस करने लगी, कहने लगी, हम औरतों को भी अपने हक की खातिर आवाज उठाने पर ऐसे ही सजा मिलती है। बस भगवान ही है जो हमें इंसाफ दिला सकता है। मैं अपनी माँ के साथ घर वापस आ गई थी, लेकिन कॉलेज जाना बिल्कुल छोड़ दिया था। मैं अब और ज्यादा रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरी माँ मुझे समझा कर थक गई थी कि अपनी पढ़ाई बीच में मत छोड़ो, लेकिन मैंने अपनी माँ से साफ कह दिया कि मुझे आगे नहीं पढ़ना। हमारा मोहल्ला कोई ज्यादा बड़ा मोहल्ला नहीं था, छोटा सा मोहल्ला था और हमारा घर भी छोटा सा ही था, इसलिए बात जल्दी ही पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। मैं तो चाहती थी मैं ये घर छोड़कर कोई दूसरा घर किराए पर ले लूं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि बात एक मोहल्ले से दूसरे, तीसरे, चौथे मोहल्ले तक फैल गई थी। कुछ महीने गुजर गए थे, मैंने एक कदम भी बाहर नहीं निकला था। उन्हीं दिनों मेरा रिश्ता आया था। मेरी माँ को मेरी शादी की जल्दी होने लगी थी, इसलिए मेरे आने वाले रिश्तों में से एक रिश्ता मेरी माँ को पसंद भी आ गया। उन्होंने कहा कि अगर तुम और भी पढ़ाई करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी शादी कर देता हूँ, शादी के बाद तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना। मैंने भी इस बात पर कोई एतराज नहीं किया। मैं इस मोहल्ले से दूर चली जाना चाहती थी। हो सकता था कि मैं यहाँ से बाहर निकलती तो अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में कुछ अच्छा फैसला कर सकती थी। खूबसूरती में मैं किसी से कम नहीं थी, इसलिए आने वाले रिश्तों को मैं फौरन ही पसंद आ गई थी। कुछ दिन में ही मेरा रिश्ता तय हो गया। एक हफ्ते बाद ही मेरी सास मेरे लिए शगुन का सामान लेकर भी आई थी। एक गोल्ड नेकलेस भी वह मुझे पहना गई थी। ना तो हम लोग बहुत ज्यादा अमीर थे और ना ही वह लोग, इसीलिए सादगी के साथ शादी करना चाहते थे। मेरी शादी के दिन तय हो चुके थे। अपनी शादी की तैयारी के लिए भी मैं बाजार नहीं गई थी। सब कुछ मेरी माँ कर रही थी। अभी वह बाजार गई थी जब पीछे से मेरे घर का दरवाजा खटका। मुझे लगा कि मेरी माँ होगी, इसलिए मैंने दरवाजा खोल दिया, लेकिन सामने वही लड़का खड़ा था। उसे देखकर मेरे अंदर आग लग गई थी। वह कहने लगा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं उसकी किसी भी तरह की बकवास सुनना नहीं चाहती थी। मुझे उसकी शक्ल तक से नफरत थी। मैंने घर का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन वह फिर से दरवाजा बजाने लगा, कहने लगा, मेरी बात सुनो। मैंने कहा, यहाँ से चले जाओ अगर तुम यह नहीं चाहते कि मैं दोबारा से खुदकुशी करने की कोशिश करूं। कहने लगा, एक बार मेरी बात सुन लो।
मैंने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में आकर बैठ गई। काफी देर तक दरवाजे पर दस्तक होती रही, उसके बाद बिल्कुल खामोशी छा गई थी। शायद वह जा चुका था। मेरी माँ शाम को ही वापस आई थी, लेकिन कुछ दिन बाद जो कुछ हुआ मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरी शादी से 5 दिन पहले मेरी सास बड़े गुस्से में हमारे घर आई थी। मेरी माँ से कहने लगी, अगर तुम्हारी बेटी का किसी और से चक्कर था और उसने कोई और आशिक पाल रखा था तो हमें पहले ही बता देती, जिसको पाने की खातिर तुम्हारी बेटी ने खुदकुशी करने तक की कोशिश की थी। उस बदमाश लड़के ने तो मेरे बेटे के सर पर पिस्तौल तान दी। कहने लगा, अगर उस लड़की से शादी की तो तुम्हें जान से मार डालूंगा। भला यह क्या शरीफ लोग के काम है? क्या जरूरत थी उस अपने आशिक को मेरे बेटे के पीछे भेजने की? साफ साफ मुझे बता देती, मैं खुद ही पीछे हट जाती। मैं कोई तुम लोगों से जबरदस्ती नहीं की थी कि शादी करो। ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और नेकलेस उतार कर चली गई। मेरी माँ तो माथा पीट पीट कर रोने लगी। कहने लगी, तुम्हारी छोटी सी गलती में मुझे ये दिन दिखाया है। काश तुम उसे थप्पड़ ना मारती, उस लड़के ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। अब तो कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। वह लड़का ना जाने क्यों हमारे पीछे पड़ गया है। जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मेरे पीछे पीछे आता रहता है। कहता है, आंटी मुझे माफ कर दे, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जबरदस्ती मेरे हाथ से राशन का सामान उठा लेता है, घर तक छोड़ जाता है। मैं उस लड़के की हिम्मत सुनकर हैरान हुई थी। माँ ने मुझे इससे पहले कभी नहीं बताया था कि वह मेरी माँ के पीछे पड़ा रहता है। बड़ा ही बदतमीज टाइप का लड़का था। पहले उसने सबके सामने मुझे बदनाम किया और अब बड़ा संस्कारी लड़का बनने का ड्रामा कर रहा था। मेरा रिश्ता तक उसने तुड़वा दिया था। अपनी माँ की बातें सुनकर मैंने पैरों में चप्पल डाली और घर से बाहर निकल गई। वह गली के नुक्कड़ पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। मैं तेज तेज कदम बढ़ाती हुई उसी की तरफ जा रही थी कि जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो सीधा होकर खड़ा हो गया। अपनी आधी टी शर्ट जो उसकी पेन से बाहर निकाली हुई थी उसे पेट के अंदर करने लगा। शायद वह जानता था मैं उसी के पास आ रही हूँ। हाथ में पड़ा सिगरेट उसने जमीन पर फेंका और पाँव से मसलने लगा। मैं उसके पास पहुँच गई। कहने लगा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने हाथों के इशारे से बोलने से रोक दिया। मैंने कहा, शादी करोगे मुझसे? शायद उसे मुझसे इस तरह के सवाल की उम्मीद ना थी। मुझे हैरत से देखने लगा, फिर नजरें बदलने लगा। कहने लगा, मैं तो बस तुमसे ये कहना चाहता था कि मैंने उसे कहा कि मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। मुझसे शादी करोगे कि नहीं? मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ तुमसे। वह कहने लगा, हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो। मैंने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी। मैंने कहा, इसी महीने की 15 तारीख को मेरी शादी थी जो सिर्फ तुम्हारी वजह से टूट गई थी। ठीक रात के 9 बजे बारात लेकर आ जाना। ये कहकर मैं वापस पलट गई थी। मैं जानती थी कि उसने ये सब किस लिए किया था। वह मुझे किसी भी पल चैन से जीने नहीं देना चाहता था। शायद उसकी बदले की आग बुझी नहीं थी। मेरी खुदकुशी की खबर की वजह से मोहल्ले वालों ने उसे बहुत बेइज्जत किया था कि तुम्हारी हरकत की वजह से उस लड़की ने खुद को खत्म करना चाहा था। लोगों के ताने सुनने की वजह से वह शरीफ बनने का नाटक कर रहा था। मैंने सोचा, बहुत शौक है उसे मुझसे बदला लेने का। अब मैं उसे बताऊंगी कि औरत अगर अपना बदला लेने पर आती है तो किस हद तक जा सकती है। उसी रात उस लड़के की माँ हमारे घर आ गई। मेरी माँ से माफी मांगने लगी और मेरा रिश्ता भी मांगने लगी। मेरी माँ चुप थी, कुछ कह नहीं रही थी। वह खुद ही कहने लगी कि हम लोग 15 तारीख को आएंगे और नंदिता को बहू बनाकर ले जाएंगे। ये कहकर वह जा चुकी। तय समय पर मैं दुल्हन बनी बैठी थी, बिल्कुल सादगी में थी। मेरी माँ तो रोज आ रही थी 9 बजे। जब वह लोग आए तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस लड़के के साथ बस उसके घर वाले ही आए थे या फिर पंडित जी थे, और मैं शादी करके उसके साथ विदा होकर उसके घर चली गई। उसकी माँ ने मेरे सादे से हुलिये पर भी कोई एतराज या सवाल नहीं उठाया था। मैं उसके कमरे में आज उसकी पत्नी की हैसियत से बैठी हुई थी और यह मेरी सबसे बड़ी मजबूरी थी।
वह कमरे में दाखिल हुआ तो मैं संभल कर बैठ गई। मेरा दिल इस कदर जोर से धक रहा था कि जैसे पसलियां टूटकर अभी बाहर आ जाएगी। बहुत मुश्किल होता है उस आदमी के सामने उसकी पत्नी की हैसियत से बैठना जिससे आपको सबसे ज्यादा नफरत हो। मैंने अपना पर्स अपने पास रखा था जिसमें नींद की गोलियों की शीशी पड़ी हुई थी। मैं यहाँ उसके साथ शादीशुदा जिंदगी गुजारने नहीं आई थी बल्कि उसे सजा देने आई थी। वह मेरे पास बैठ गया। मैं जरा सा पीछे हटी थी। मुझे वह समय याद आने लगा जब उसने मुझे सबके सामने बदनाम करके रख दिया था। वह मेरे चेहरे की तरफ देख रहा था। मेरा चेहरा उस समय मेकअप से बिल्कुल साफ था, कपड़े भी सादा से थे। ना मेरे हाथों में चूड़ियां थी ना ही कोई जेवर मैंने पहन रखा था। कहने लगा, नंदिता मैं। उसकी बात अभी यहीं तक पहुंची थी कि मेरा सब्र जवाब दे गया था। मैंने कहा, प्लीज मेरा नाम अपनी जबान से मत लो। यह ना हो कि मुझे अपने नाम से भी नफरत हो जाए। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ यहाँ सुहागरात मनाने आई हूँ या तुम्हारे साथ शादीशुदा जिंदगी गुजारूंगी? नहीं, मुझे यहाँ मेरी मजबूरी लाई है क्योंकि मैं जानती थी कि तुम जैसा बदमाश मुझे चैन से जीने नहीं देगा, मुझे बदनाम ही करता रहेगा, मेरी शादी कहीं नहीं होने देगा। आसान नहीं होता किसी लड़की का एक बदमाश की पत्नी बनना। मैं रोने लगी थी। वह खामोशी से मेरी बात सुन रहा था। कहने लगा, वह लड़का तुम्हारे काबिल नहीं था इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा था, वरना मैंने उसकी बात बीच में ही रोक दी। मैंने कहा, तुम क्या समझते हो खुद को? क्या तुम मेरे काबिल थे? तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसे आदमी को डिजर्व करती हूँ, एक गुंडे बदमाश को? मेरी बात सुनकर कहने लगा, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैंने कहा, बस करो ये ड्रामाबाजी, मेरे सामने शरीफ होने का नाटक मत करो, जाओ यहाँ से। ये सुनकर कहने लगा, एक बार मेरी बात सुन लो फिर मैं चला जाऊंगा। मैं बेड से उठकर खड़ी हो गई, बेड पर रखी चादर ली और जमीन पर बिछाने लगी। वह मेरे पास आ गया, कहने लगा, तुम बेड पर सो जाओ, जमीन पर मैं सो जाता हूँ। वह मेरी बात समझ चुका था। मैं बेड पर आकर लेट गई। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए थे। उस लड़के का नाम मनीष था। अपनी 4 बहनों का इकलौता भाई था। सब बहनें शादीशुदा थी। उसके बाप दूसरे देश में होते थे और वहीं से पैसे कमा कर भेजते थे। माँ के ज्यादा ही लाड प्यार ने उसे बिगाड़ कर रख दिया था। ना वह कमाता था और ना ही उसने पढ़ाई पूरी की थी। इंटर के बाद ही उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। अपने बाप के पैसों पर ऐश कर रहा था। उसकी माँ कहने लगी, मेरा बेटा इतना भी बुरा नहीं है, बस वह गली के आवारा लड़कों की बातों में आ गया था इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया। तुम्हें भी थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। मर्द ऐसी बातों को राई का पहाड़ बना लेते हैं। मैंने अपनी सास को कोई भी जवाब नहीं दिया था। मैं ज्यादातर समय अपने कमरे में ही गुजारती थी। एक बार वह कमरे में आया तो उसके हाथ में शॉपिंग बैग था। मुझसे कहने लगा, इसमें तुम्हारे लिए कपड़े हैं और कुछ जरूरत के सामान भी। मैं घर से एक जोड़े कपड़े में ही आई थी और 4 दिन से वही पहन रखे थे। मैंने कहा, मैं भी कितनी बदकिस्मत हूँ, कपड़े भी ससुर के कमाए पैसों से पहनूंगी। मेरा पति तो इस काबिल भी नहीं कि अपनी कमाई से मुझे जोड़ा भी ला सके। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा बुझ गया था। अगले दिन वह सुबह ही घर से निकल गया था। रात देर तक वापस आया तो मेरी सास पूछने लगी, मनीष पूरा दिन तुम कहाँ गायब रहे थे? कहने लगा, काम ढूंढने गया था माँ, और कहाँ जाऊंगा? ये सुनकर मुझे हैरत हुई थी। मेरी सास कहने लगी, तुम्हें क्या जरूरत है काम करने की? अरे लाखों रुपए तुम्हारे बाप कमाकर भेज तो रहे हैं। वह कहने लगा, वह पापा की मेहनत की कमाई है। अम्मा मुझे भी तो कुछ करना चाहिए। 1-2 जगह मेरी बात हो गई है, कल से काम पर जाऊंगा। मेरी सास कहने लगी, कोई जरूरत नहीं है तुझे नौकरियां करने की। तुम्हारे पापा से बात करती हूँ कि तुम्हें कारोबार करने के लिए पैसे भेज दे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। अब वह रोज सुबह को जाता था और रात को ही वापस आता था। 20 दिन बाद वह एक जोड़ा कपड़ा मेरे लिए लाया था। कहने लगा, यह मेरी मेहनत की कमाई से है, इसे पहन कर आओ और तैयार भी हो जाना। उसकी बात सुनकर और उसकी बात का मतलब समझकर मेरे तन बदन में आग सी लग गई थी। क्या समझता था वह खुद को? 4 पैसे कमाकर वह समझने लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया।
मैंने उसका लाया हुआ जोड़ा उसके मुंह पर मार दिया। मैंने कहा अपनी कमाई अपने पास रखो, मुझ पर हक जमाने की कोशिश मत करना, मैं नफरत करती हूँ तुमसे, मैंने गुस्से से देखते हुए कहा था। मेरा यह व्यवहार शायद उसे बर्दाश्त नहीं हुआ था, इसलिए गुस्से में आ गया। कहने लगा चाहती क्या हो तुम, माफी मांग तो रहा हूँ तुमसे, हो गई थी मुझसे गलती, कब तक इस बात को लेकर बैठी रहोगी। तुम्हारी खातिर 10 घंटे की ड्यूटी दे रहा हूँ ताकि तुम्हें ये ना लगे कि मैं अपने बाप की कमाई पर जी रहा हूँ। नंदिता, मैं पति हूँ तुम्हारा, तुम पर हर तरह का हक रखता हूँ। मैं चाहूँ तो अभी के अभी अपना हक वसूल कर सकता हूँ, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता, इसलिए बेहतर होगा जाओ, जाकर मेरे लिए तैयार होकर आओ, वरना मैं। वही ये कहकर बाकी की बात मुंह में दबा गया था। वही शब्द, वही गुस्सा, वही अंदाज जो उस दिन उसने मेरे साथ अपनाया था, उसे इस गुस्से में देखकर मेरे अंदर फिर से आग भड़क उठी थी। मैंने कहा वरना क्या, क्या करोगे तुम, मेरा कपड़ा फाड़ कर फेंक दोगे, मेरे कपड़े फाड़ दोगे, मुझे नोचोगे, मारोगे, मेरे साथ जबरदस्ती करोगे, अपनी हवस और जुनून का निशाना बनाओगे, फिर जाकर तुम्हारी मर्दानगी को सुकून मिलेगा। मैं तो जैसे फट पड़ी थी, मैंने अपना दुपट्टा खुद ही उतार कर फेंक दिया। मैंने कहा चलो दिखाओ मुझे अपनी मर्दानगी, मेरे साथ करो जानवरों वाला व्यवहार, लेकिन अगर तुमने मुझे छूने की भी कोशिश की तो वह तुम्हारी आखिरी कोशिश होगी। मैंने साइड टेबल से नींद की गोलियों की शीशी निकाली और खोलकर अपने मुंह के करीब कर लिया। ये देखकर मनीष के होश उड़ गए। कहने लगा नंदिता ये क्या है। मैंने कहा जहर है मनीष, मैं खुद को खत्म कर लूंगी और तुम जानते हो कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। मेरी बात सुनकर उसके होश हुए थे। कहने लगा ये क्या पागलपन है, इधर दो मुझे वह दवा। मैंने कहा नहीं, मैं हर बार तुमसे हार नहीं मान सकती, तुम हर बार अपनी मनमानी हम औरतों से नहीं करवा सकते। कहने लगा नंदिता भगवान के लिए ये सब कुछ मत करना, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, वादा करता हूँ। ये कहकर वह कमरे से चला गया था और फिर उसके बाद से मेरे पास नहीं आया था। एक बार मेरी सास बहुत बीमार हो गई, उनके सीने में दर्द होने लगा, इसलिए अपनी सास को मैं मनीष के साथ ही अस्पताल ले गई। उन्हें माइनर हार्ट अटैक हुआ था, उसको शायद अपनी माँ से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए आईसीयू के बाहर कुर्सी पर बैठा रोए जा रहा था। पहली बार मैंने उसे यूं रोते हुए देखा था, मुझे वह समय याद आने लगा जब उसकी वजह से मेरा रिश्ता टूटा था, तब मेरी माँ भी ऐसे ही आंसू बहा रही थी। मुझे उसे देखकर जरा भी दुख नहीं हुआ था। मेरी सास सुबह तक खतरे से बाहर आ गई थी, हम उन्हें लेकर घर आ गए। वह अपनी माँ की सेवा खुद करता था, आज तक कभी उसने मुझसे कोई काम नहीं कहा था। मेरी सास जरूर कहती थी कि मनीष तुम्हारी मनमानी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तुमने उस लड़की को इज्जत देनी चाहिए, लेकिन इसका तो दिमाग ही 7वें आसमान पर रहता है, मजाल है कि सास को एक कप चाय का भी पूछ ले। मैंने बाकी कभी ना तो मनीष को कुछ पका कर दिया था, ना ही अपनी सास को, क्योंकि मैं उस आदमी से बदला लेने आई थी, उसका घर बसाने नहीं। एक बार मुझसे मोहल्ले की एक औरत मिलने आ गई। कहने लगी नंदिता जानती हो, जहां तुम्हारा रिश्ता तय हुआ था, पता चला है वह लड़का नशे का आदी है। जिस लड़की से उसकी शादी हुई है वह रोज उस लड़की को मारता है, और कल तो उसने उस लड़की को जान से मारने की कोशिश की थी। उसका सारा जेवर भी छीन लिया था क्योंकि उसे नशा करना था। उसकी पत्नी ने जब जेवर नहीं दिया तो उस पर जानलेवा हमला कर दिया था। वह लड़की बच तो गई है, लेकिन अब उसका पति जेल में है। ये सुनकर मैं चुप हो गई थी। मुझे मनीष की बात याद आने लगी कि वह अच्छा नहीं था, तुम्हारे काबिल नहीं था, वरना मैं ये सब कभी ना करता। एक बार मैं मनीष के साथ हॉस्पिटल अपनी सास को चेकअप के लिए लेकर गई थी, वहीं मनीष का कोई पुराना दोस्त मिल गया। मुझे उसके साथ देखकर कहने लगा मनीष तुमने उसी लड़की से शादी कर ली, ये वही है ना जिससे तुमने बीच बाजार में माफी मंगवाई थी। ये सुनकर मेरे अंदर फिर से गुस्सा नफरत उगने लगी थी। मनीष उसे घूरने लगा। वह लड़का कहने लगा मुझे तो बड़ी इच्छा थी कि तुमसे यह माफी ना मांगती और तुम भरे बाजार इसे वस्त्रहीन। उसकी यह बात सुननी थी कि मनीष ने उसका गिरेबान पकड़ लिया। कहने लगा एक शब्द भी और कहा तो जान से मार डालूंगा। मेरी पत्नी है, वह मेरी इज्जत है, और अगर उसके बारे में कुछ भी कहा तो कत्ल कर दूंगा तुम्हारा।
वह कहने लगा, छोड़ो मेरा गिरेबान, मैं क्या सभी यही कहेंगे किस किस की जवान रोकोगे। वह अपना गिरेबान छुड़ाकर चला गया था। मैंने कहा, ठीक कह कर गया है, वह किस किस की जवाब रोकेगा। बताओ मुझे, तुमने जो कुछ उस वक्त मुझसे कहा था, वहां मौजूद हर आदमी मुझे वैसा ही देखना चाहता था। बिना कपड़ों के मुझे भी आबरू होता हुआ देखना चाहता था। मनीष, तुमने तो मुझे जीते जी मार डाला है। अब मुझे ये सारी बातें जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। मैं रोने लगी थी। वह शर्मिंदा सा मेरे सामने खड़ा था, फिर अपने हाथों को मेरे सामने जोड़कर मुझसे माफी मांगने लगा। कहने लगा, नंदिता, भगवान के लिए इस बात का एहसास उस समय मुझे नहीं था, वरना मैं ये सब कभी ना करता। मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ, बस अम्मा के लाड प्यार से बिगड़ गया था, जो मेरे हर गलत काम पर कहती रहती थी, कोई बात नहीं, लड़के कुछ भी कर ले उनका कुछ नहीं बिगड़ता। फिर गलत दोस्तों की संगत ने मुझे और भी बिगाड़ दिया था। जिस दिन तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, मेरे दोस्तों ने मुझे शराब पिलाए और मुझे तुम्हारे साथ यह पाप करने के लिए उकसाने वाले कि मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हें बर्बाद करके रख दूं, क्योंकि तुमने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा है। लेकिन मैं यह नहीं कर सकता था, इसलिए सोचा जैसे तुमने सबके सामने मुझे मारा था, वैसे ही सबके सामने मैं तुमसे माफी मंगवा लूंगा। गुस्से में मैं तुमसे क्या कुछ कह बैठा था, मुझे अंदाजा नहीं था। होश मेरे उस समय उड़े जब मुझे मालूम हुआ कि तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की है। मुझे बहुत अफसोस हुआ था, बहुत चाहा कि तुमसे माफी मांग लूं, लेकिन तुम घर से बाहर नहीं आती थी। फिर मालूम हुआ कि तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है। मैं उस लड़के को जानता था, वह नशे का आदी था, जुआ भी खेलता था, और मैं जानता था कि बदनामी के डर से ही तुम वहां शादी कर रही थी और कसूरवार मैं था। इसलिए उस दिन तुम्हारे घर पर तुमसे माफी मांगने आया था, तुम्हें बताने आया था कि इस रिश्ते से इनकार कर दो, क्योंकि वह रिश्ता तुम्हारे लायक नहीं है। मैं तुम्हारी शादी में कभी भी रुकावट बनना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तो मैं मजबूरन उस लड़के को धमकी दी थी। तुमने खुद ही मुझसे शादी के लिए कहा तो मैं भी मान गया था, क्योंकि मैं तुम्हारा कसूरवार था। अभी तुम पर उठने वाली हर उंगली को तोड़ना जानता हूँ, बस मुझे माफ कर दो। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। अब वह मेरी खातिर काफी बदल चुका था, मेहनत करके कमाने लगा था, मुझसे माफी भी मांग चुका था। इसलिए मैंने भी सोचा मुझे भी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। कुछ दिन बाद ही जब वह कमरे में आया तो मुझे अपने लाए हुए कपड़ों में देखकर हैरान हुआ था। मैं आज उसी की पसंद में ढलकर उसी के इंतजार में बैठी थी, हाथों में चूड़ियां भी पहनी थी, मेकअप भी किया था। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगा, मेरे पास आकर बैठ गया, मेरे दोनों हाथ थाम कर कहने लगा, मुझे माफ करने का बहुत बहुत धन्यवाद। तब मैंने उसके हाथ देखे थे, मैंने अपने हाथ उसके हाथों से पीछे किया और उसके हाथ गौर से देखने लगी, जो छालों से भरे हुए थे। मैंने कहा, मनीष, ये क्या है? तुम्हारी खातिर मैंने मजदूरी भी की है नंदिता, ताकि अपनी मेहनत से तुम्हारी हर जरूरत को पूरा कर सकूं। मैंने उसके हाथों को अपने होठों से लगा लिया था और अपना सर उसके कंधे से टिका दिया। उसने भी मेरे माथे को चूमकर अपने प्यार का एहसास दिलाया था। मैंने उसे दिल से माफ कर दिया था, क्योंकि अगर कोई आपके खातिर खुद को बदल ले तो उसे दिल से अपना लेना चाहिए। आपका क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताइएगा।